एंड वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। हमने अभी तक पोर्टुगीज़ और डच हमने कवर कर लिया है। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश को। इंग्लिश में चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन है। इसके अंदर ये होगा कि जैसे जैसे अगर सुनने को आएगा कि पोर्टुगीज़ है बहुत ज़्यादा अर्न कर कर और अर्न करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब ब्रिटेन में फैलेगी तो वो भी चाहेंगे कि वो भी यहाँ पे आके और अपना मर्चेंट और अपना ट्रेड यहाँ पे फैलाएं। तो इससे क्या होता है, तो वैसे स्पेनिश और मेडा में जैसे ही उनकी जीत होती है तो वो चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ एंटरप्राइज जो होता है वो इनके अंदर इमर्ज होता है आके। उससे क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम भी जाएं और हम भी ट्रेड करें। तो 1599 में एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट जो कि अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरस बोलते थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो है उन्होंने इशू किया चार्टर को विथ राइट ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी, जिसका नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इनिशली उनको था कि 15 साल ही उनको ट्रेड की मोनोपोली दी गई थी, विच इन 1609 के अंदर एक्सटेंड कर दी गई थी इनफाइनाइट के लिए। मतलब 1600 में तो उनको बोला 15 साल के लिए, फिर 1609 में उनको बोला कि इनफाइनाइट आप अपने चार्टर को आप ले जा सकते हैं। एज अ डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज, द इंग्लिश टर्न्ड इनटू इंडिया इन इंग्लिश जो थे वो किस में आए, टेक्सटाइल्स के लिए आए, मेनली कपड़े वपड़े के लिए और अदर कमोडिटीज़ ऑफ ट्रेड, क्योंकि बाकी सब में डच जो थे वो ऑलरेडी वर्क कर चुके थे। अब प्रोग्रेस अगर हम देखें तो फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ, उन्होंने कहाँ कहाँ अपना फुट होल्ड किया, वेस्ट में किया, साउथ में किया। अब जैसे हमने हॉकिंस सर की बात कर ली थी कि जहांगीर कोर्ट में जाके और उनको मनसबदार बना दिया जाता 30,000 की सैलरी पे। तो बट द मिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत डिड नॉट सक्सीड। क्यों नहीं सक्सीड हुआ? क्योंकि भाई पोर्टुगीज़ ने काफ़ी अपोजिशन किया तो उनको फैक्ट्री सेटअप करने का मौका नहीं मिला। फिर हॉकिंस क्या करते हैं, आगरा को लेफ्ट करते हैं नवंबर 1611 में, और 1611 में इंग्लिश हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग। उन्होंने कहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी? मसूलीपट्टनम में, ये शायद आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर एंड लेटर स्टैब्लिश, और फिर इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में इन्होंने स्टैब्लिश कर ली। इट वाज इन 1612 दैट द कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है उन्होंने डिफीट किया पोर्टुगीज को इन द सी ऑफ सूरत के अंदर। एन एम्प्रेस जहांगीर, हमने बात किया था ना कि वो एक बड़ा सारा वॉयज लाए थे ओरिएंडर और काफ़ी बड़ी बड़ी शिप्स लेकर आए थे और वहाँ पे उनको डिफीट किया। फिर 1613 के अंदर टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस एडवर्थ के अंदर। फिर उन्होंने एक 1613 में एक फिर से फैक्ट्री बनाई सूरत के अंदर, किसके अंदर? थॉमस एडवर्थ के अंदर। 1615 के अंदर क्या होता है कि सर थॉमस रॉय जो है वो जेम्स वन के एम्बेसडर बन के आते हैं कोर्ट, जहांगीर कोर्ट के अंदर, और 1619 मतलब 4 साल ये रहते हैं। दो ही वॉज अनसक्सेसफुल इन कंक्लूडिंग अ कमर्शियल ट्रीटी, वो अनसक्सेसफुल रहते हैं कमर्शियल ट्रीटी के लिए विद द मुगल एम्परर। ही वॉज एबल टू सिक्योर अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, लेकिन उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। उनको क्या मिलता है कि उनको फैक्ट्री सेटअप करने का मौका मिल जाता है आगरा के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, भरूच के अंदर। फिर इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव ए स्मूथ प्रोग्रेस, उनकी स्मूथ प्रोग्रेस इट हैड टू कंटेंट विद द पोर्टुगीज एंड द डच इन द बिगिनिंग। मतलब इतना स्मूथ तो था नहीं, उनको ना लड़ना पड़ता था, बार बार में पोर्टुगीज के साथ लड़ना पड़ता था, डच वालों के साथ लड़ना पड़ता था। बट चेंजिंग जैसे सिचुएशन चेंज हुई, उनको हेल्प हुआ एंड टर्न थिंग्स इन देयर फेवर, और चीज़ें उनके फेवर में आने लग गई। बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग, और बॉम्बे फिर उन्होंने गिफ्ट किया चार्ल्स सेकंड को बाय द, मतलब पोर्टुगल्स ने बॉम्बे गिफ्ट किया डॉरी में। किसको गिफ्ट किया? ब्रिटिशर्स को। जब जो चार्ल्स थे उन्होंने शादी करी थी पोर्टुगीज प्रिंसेस के साथ, उनका नाम था कैथरीन था 1662 के अंदर। मतलब इससे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैसे ब्रिटेन की डोमिनेंस दिखती है और मैट्रिमोनियल अलायंस यहाँ पे वो करते हुए दिखाई देते हैं। बॉम्बे वॉज गिवन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ £10 ओनली इन 1668, और उन्होंने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया का बॉम्बे जो है, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया कि भाई आप 10 पाउंड लीजिए, ठीक है, कि आप 10 पाउंड में दे देना और आप आराम से बॉम्बे को जो करना आप करिए। लेटर बॉम्बे वॉज मेड द हेडक्वार्टर्स बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम, उन्होंने फिर सूरत, जैसे उनको ये मिला तो 1687 में इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी है वो सूरत से उठा के बॉम्बे कर दी। सो देयर वॉज अ टेसिट
पीस बिटवीन द इंग्लिश, जिससे पीस बन जाता है इंग्लिश के बीच में और पोर्टुगीज के बीच में। तो देयर वाज आल्सो एन एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज एज मेंशन्ड अर्लियर बाय विच डच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर विद द इंग्लिश कंपनीज ट्रेड इन इंडिया। फिर इससे वो हमने पढ़ा था ना, एंग्लो डच के बाद में वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इंडोनेशिया में, और फिर इसके बाद में उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है उनका। फिर इससे क्या होता है, इंग्लिश ने जितने भी अपने दो राइवल्स थे उनसे विक्ट्री उन्होंने पा ली थी। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश कंपनीज पोजीशन जो है वो इम्प्रूव्ड हुई कैसे, जब उनको गोल्डन फरमान मिला 1632 में। उनको बस 500 पगोड़ा एक साल में पे करना था, और उनको कुछ भी नहीं पे करना था, जो आज के टाइम पे कस्टम ड्यूटी और जो होती है ना, कुछ भी पे नहीं करना होता था, और आराम से गोलकोंडा पोर्ट को यूज़ करो, और जो उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है सब करो। तो अ मेंबर ऑफ मसूलीपट्टनम काउंसिल जो ब्रिटिश मर्चेंट फ्रेंचेस डे इन 30 रिसीव फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड अ फोर्ट। और फिर बाद में क्या हुआ, एक मसूलीपट्टनम में भी इनको क्या मिल गया था कि फोर्टिफाइड करने का अलाउड कर दिया था कि मद्रास में आप आराम से फोर्टिफिकेशन करना। फिर बाद में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज भी उन्होंने बिल्ड किया एंड रिप्लेस मसूलीपट्टनम एज देयर हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। और जो सेटलमेंट मसूलीपट्टनम में जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था उसको शिफ्ट करके उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को बना लिया। फिर देयर आफ्टर द इंग्लिश एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू द ईस्ट। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो एक्सटेंड करी ईस्ट के अंदर एंड स्टार्टेड फैक्ट्रीज। कहाँ का, ईस्ट में क्या होगा, अपने ओडिशा के जो कोस्ट है वहाँ पे बालासोर के पास इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, हरिहरपुर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई 1633 के अंदर। ये सब था कि कैसे कैसे वो फुट होल्ड बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कैसे कैसे वो अब हम बात करेंगे फुट होल्ड इन बंगाल के अंदर। तो फुट होल्ड इन बंगाल में यह आएगा कि बंगाल बहुत ही एक बड़ा और रिच प्रोविंस था इंडिया का, एडवांस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, और वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा होता था। तो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एंड अट्रैक्टिव। वहाँ चाहते थे कि यार जहाँ से ट्रेड अच्छा है, जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, तो वहाँ पे हमारा होल्ड तो होना ही चाहिए। तो बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर, और एक तरह से मुगल एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस भी हुआ करती थी बंगाल। तो शाह सूजा जो थे, जो हमारे सूबेदार थे बंगाल के 1651 में, उन्होंने अलाउ कर दिया इंग्लिश को टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न फॉर कि भाई आप इंग्लिश वालों को बोला कि आप ट्रेड करिए बंगाल के अंदर, और आप हमें बस 3000 रुपये आप पे करते रहिएगा, ठीक है, और आपको सब ड्यूटीज़ वगैरह आपको कुछ भी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्रीज जो है बंगाल में वो स्टार्ट हो गई हुगली के ऊपर एंड अदर प्लेसेस जैसे कि कसीम बाज़ार में, पटना में, राजमहल में, यहाँ पे आसपास उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। तो नेवरथलेस डिस्पाइट द प्रिविलेजेस ऑफ द फरमान, द कंपनी बिजनेस वाज नाउ एंड देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कस्टम ऑफिसर्स इन द लोकल चेक पोस्ट हु आस्क्ड फॉर पेमेंट ऑफ टोल्स। उनको ये तो कर दिया, लेकिन आसपास के लोगों को क्या पसंद आएगा कि यार उनको फ्री ट्रेड करने दिया जा रहा है, कैसे उनको पसंद आएगा। तो इससे क्या होता है कि आसपास के लोग उसके ऊपर, जैसे आसपास जैसे ही वो जाते थे सामान लेकर, तो टोल वोल पे काफ़ी परेशान करते थे, तो ऐसे उनको परेशान करने लग गए। तो इन परसुएंस ऑफ इट्स चेंज पॉलिसी की वजह से तो कंपनी वांटेड टू हैव अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट एट हुगली। तो कंपनी चाहती थी कि भाई हमारा एक हुगली पे खुद का सेटलमेंट हो, सो दैट फोर्स कुड बी यूज्ड इफ नेसेसरी। जब भी अगर ये लोग ज़्यादा तंग करेंगे तो हम लोग हमारी फोर्स को दिखा देंगे। तो विलियम हेजेस कौन थे, फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर थे कंपनी इन बंगाल के। अपील टू शेष्टा खान, उन्होंने शेष्टा खान से अपील करी, मुगल गवर्नर थे बंगाल के। अभी तक हमने 2 बंगाल के लोगों से बात देख चुके हैं, एक तो सूबेदार, एक तो गवर्नर थे, और एक मुगल गवर्नर थे। एक मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल थे, एक तो सूबेदार नॉर्मल गवर्नर, एक है मुगल गवर्नर जो थे। तो शेष्टा खान जो मुगल गवर्नर थे, उन्होंने उनसे अपील करी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। एज नथिंग केम आउट ऑफ द अपील, हॉस्टिलिटीज ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल्स। और उन्होंने उनका कुछ सुना नहीं 1682 में, तो फिर इनके बीच में, इंग्लिश और मुगल्स के बीच में क्लैशेस होने लग गए। 4 years लेटर क्या हुआ कि हुगली वॉज सेक्ड बाय द इंपीरियल मुगल्स इन, और फिर हुगली फाइनली मुगल्स ने क्या कर ली, कैप्चर ही कर ली। तो इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग द इंपीरियल फोर्ट्स एट थाना। उन्होंने क्या किया, थाने की जितने भी कोर्ट है, जो भी फोर्ट है, उन्होंने वो कैप्चर कर लिए। उन्होंने हिजली जो आज जेल भी है वहाँ पे उन्होंने रेड करना स्टार्ट कर दिया, और मुगल फोर्टिफिकेशंस पे वहाँ पे चीज़ें स्टॉर्म्स टाइप सिचुएशन स्टार्ट कर दी।
तो हाउएवर तो इंग्लिश जो थे उनको फोर्सफुली उनको हुगली को लीव करना पड़ा, और वहाँ पे वो एक रिवर गंगा के पास चले गए जो कि बहुत ही अनहेल्दी लोकेशन थी, तो उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो ये एक गुस्सा तो उनके अंदर था ही। फिर आफ्टर द मुगल रेड ऑन हुगली, मुगल ने जैसे ही रेड किया तो जॉब चरनॉक जो था एक कंपनी का एजेंट, वो नेगोशिएशन करने मुगल्स के पास पहुंच गया, सो एज टू रिटर्न टू अ प्लेस कॉल्ड, कि वो भाई सूता नदी जो हमने देखा था ना, मुगल से सूता नदी पे वो जो है चेंज होने वाले थे, तो सूता नदी पे चेंज होने के लिए उन्होंने मतलब रिटर्न भी, मतलब वो चाहते थे कि हमें सूता नदी पे भेज दिया जाए, हुगली पे नहीं तो सूता नदी पे भेज दो हमें। तो चरनोक साइंड अ ट्रीटी विथ मुगल्स, उन्होंने एक ट्रीटी मुगल्स के साथ साइन करी फरवरी 1690 में, और फिर कैसे न कैसे करके वो सूता नदी पहुंच गए अगस्त 1690 में। और इंग्लिश फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश, और इंग्लिश फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली इन्होंने 10 फरवरी को 1691 को। तो डे एंड इम्पीरियल फरमान जो है वहाँ पे इशू किया गया परमिटिंग द इंग्लिश, और जो उनको 3000 पहले जो सूबेदार ने अलाउ किया था वो फिर से उनको अलाउ कर दिया गया कि 3000 देकर आप पूरे साल बिना ड्यूज वगैरह के आप आराम से ट्रेड करिए। फिर जमींदार जो थे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के सूबा सिंह जो थे जमींदार थे, उन्होंने रिबेल कर दिया, सब्सिक्वेंटली गिविंग द इंग्लिश द प्रिटेक्स्ट दे वर लुकिंग फॉर टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट एट्स, क्योंकि वो अपने जो सेटलमेंट्स उनको फोर्टिफिकेशन में लग गए, तो उसी चक्कर में सूबा सिंह ने वहाँ पे रिवोल्ट किया। तो 1698 में क्या होता है, इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी, और फिर बाद में वहाँ पे बोले तुम ज़्यादा ज़मींदार बन रहे हो, तो वहाँ की ज़मींदारी ले ली 3 गांव की, और सूता नदी की, गोविंदापुर की और कलिकाता की, क्योंकि वहाँ पे उसने रिवोल्ट किया ना जमींदार ने, तो उन्होंने मुगल से कैसे न कैसे करके 3 जगह की उन्होंने जमींदारी ले ली कि 1200 हम आपको पे कर देंगे ना, आप हमें जमींदारी दे दीजिए। और उन्होंने फोर्टिफाइड वहाँ पे सेटलमेंट भी कर दिया फोर्ट विलियम नाम से 1700 के अंदर, और अपनी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी वहाँ पे उसने बना ली। और वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, सर चार्ल्स आयर। ये कई बार पूछा जा सकता है, सर चार्ल्स अय्यर जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जब 1700 के अंदर हमारा फोर्टिफिकेशन हुआ था फोर्ट विलियम का। ठीक है, 2 फोर्ट अभी बन चुके हैं नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी में, मिदनापुर में जब इन्होंने अपना रिप्लेस किया था, तो वहाँ पे एक बनी है, वहाँ पे क्या बनी है, सेंट जॉर्ज बना है वहाँ पे, और एक इनका यहाँ पे बन गया है फोर्ट विलियम बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो 1700 के अंदर इनके 2 फोर्ट्स बन चुके हैं। फाइनली फर्रुखशियर का इनका फरमान आता है 1715 में, इन इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन टू कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर फर्रुखशियर सिक्योर्ड 3 फेमस फरमान। उन्हें 3 फेमस फरमान और मिले। अभी उनको क्या मिल गया है, उनको 3 विलेज की जमींदारी राइट्स मिल चुकी है, उनको आराम से 3000 पे करो तो यहाँ पे सूता नदी के पास आराम से ट्रेड करो, ट्रेड वो कर सकते हैं। और पहले उसको मिली थी मनसबदार की नौकरी मिली थी 30,000 की हॉकिंस को, वो तो अलग हो गया। अभी तक इनको 2-3 चीज़ें की छूट मिल चुकी है। गिविंग द कंपनी मैनी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस इन बंगाल, इन्होंने बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में इन्होंने काफ़ी प्रिविलेजेस दिए। तो फरमान दस ऑब्टेन रिगार्डेड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इन बंगाल कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कि वही 3000 रुपये पे करो, आराम से इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो, वही 3000 रुपये पे करना है। कंपनी वर परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। अब उन्होंने जो बीच में वो टोल्स वाले लगा रहे थे ना, टोल्स वाले, तो वो भी उनको ही काम दे दिया कि ये भी तुम ही देखो। कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कलकत्ता, लैंड भी उनको दे दी कि आपको उनको लैंड पे लगाना है, रेंट पे लगाना है तो वो आप लगाइए। इन हैदराबाद के अंदर क्या, कंपनी रिटेन्ड इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड हैड द पे द प्रिविलिंग रेंट ओनली फॉर मद्रास। मद्रास के लिए सिर्फ आप पे रेंट करना, बाकी आप आराम से बिना रेंट के आप पे आराम से काम कर सकते हो। सूरत के अंदर भी उन्होंने 10,000 रुपये आप आराम से एनुअल पेमेंट करिए और आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं। 3,000 और 10,000 इतना पे करिए, 3,000 यहाँ पे बंगाल के आसपास, 10,000 आप यहाँ पे सूरत के आसपास करिए और आराम से आप अपना ट्रेड करिए। इट वॉज डिक्रीड दैट द कॉइन्स ऑफ कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे, और अपना कॉइन भी आप मिंट कर सकते हो बॉम्बे में, बट टू बी करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर, और जिससे वही आपकी करेंसी होगी पूरे मुगल एम्पायर के टाइम पे भी। तो ये सब इनको प्रिविलेजेस मिल गए। कहाँ कहाँ मेनली मिले, बंगाल में मिले, गुजरात के आसपास मिले और हैदराबाद के आसपास मिले। हैदराबाद में भी बेसिकली मद्रास में और वहाँ के आसपास उनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। अपेरेंटली तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मैनेज टू अर्न अ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन इन बंगाल फ्रॉम द बंगाल अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ फ्लैटरिंग एंड डिप्लोमेसी। कैसे न कैसे बोल के फ्लैटर करके इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल से ले ली। तो बट द इंग्लिश हैज़ टू वैनक्विश द फ्रेंच बिफोर दे, बट
अब ये सब तो ले ली, लेकिन वहाँ पे अभी उनका दुश्मन कौन था? फ्रेंच। तो उन्होंने उनके साथ क्या किया कि भाई इनको अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले वहां पे दो कंपनीज थी, तो पहले तो बोलते ना कि दो टुकड़े हैं, अभी एक टुकड़े अगर एक हो जाओगे तो चीज़ें ज़्यादा इजीली आप मैनेज कर पाओगे। तो अभी दो कंपनी को ये मर्ज करेंगे और बहुत ही पावरफुल बनेंगे पहले, ठीक है, मर्ज करेंगे। अब हम चलते हैं मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज आफ्टर द इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688। जो विक्स थी विद देयर इनहेंस्ड इन्फ्लुएंस अपोज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। विक्स थी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों को मर्ज करने की बात की जाएगी। तो दस द राइवल कंपनी वाज फॉर्म्ड विथ विच डिस्प्यूटेड सर विलियम नॉरिस एज इट्स एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब टू गेन ट्रेडिंग privileges for itself. The new company, however, proved a failure. Under the pressure from the crown and the parliament, the two companies were amalgamated in, जो दो कंपनीज थी पहले तो इनमें डिस्प्यूट था और फिर एमलगेटेड हो गई 1708 में, और उनका टाइटल क्या किया गया? United Company of Merchants of England trading to the East Indies. This was the East India Company from 1708 to 1873 तक यही ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के रहेगी, विच वॉज टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जो कि पूरे हमारे इंडिया में ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करेगी। ये हमारा इंग्लिश हो गए। अब हम चलेंगे फ्रेंच पे। अब फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया, कैसे फ्रेंच सेंटर्स का फाउंडेशन होगा? ऑल्दो द फ्रेंच हार्बर्ड अ विश टू एंगेज इन द कॉमर्स ऑफ द ईस्ट सिंस द ओपनिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, देयर अपीयरेंस ऑन द इंडियन, वो चाहते तो बहुत जल्दी थे बट वो आते आते बहुत लेट हो गई। तो इंडियन कोस्ट पे सबसे ज़्यादा लेट मिलेंगे ये 1667 के आसपास। द किंग्स फेमस मिनिस्टर कॉलबर्ड लेड द फाउंडेशन ऑफ, और इनकी कंपनी का नाम क्या था? कॉम्पेगनी डेस इंडस ओरिएंटलिस, ठीक है, जिसको हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं। 1664 में ये आते हैं। इन विच किंग ऑल्सो टुक अ डीप इंटरेस्ट। द कंपनी का नाम जो भी है वॉज ग्रांटेड अ 50-year मोनोपली ऑन फ्रेंच ट्रेड। उनको 50 साल की मोनोपली दी गई, या 50 साल जाइए और इंडियन और पैसिफिक ओशन में आराम से ट्रेड करिए। द फ्रेंच किंग ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी अ कंसेशन इन परपेचुअलिटी फॉर द आइलैंड ऑफ मडागास्कर as well as any other territories it could conquer. The company spent a lot of its money and resources, और कंपनी ने स्पेंड किया अपना बहुत सारा मनी रिसोर्सेज इन ट्राइंग टू रिवाइव द कॉलोनीज ऑफ मडगास्कर बट विदाउट एनी सक्सेस। कंपनी ने स्पेंड किया बहुत सारा मनी और रिसोर्सेज इन ट्राइंग टू रिवाइव द कॉलोनीज ऑफ मडगास्कर बट विदाउट एनी सक्सेस। देन इन 1667 में फ्रेंचिस कैरन जो थे हेडेड द एक्सपीडिशन टू इंडिया सेटिंग अ फैक्ट्री इन सूरत। ये अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे? सूरत में बनाएंगे। और मरकारा अ पर्शियन हु अकम्पनीड कैरन फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री। एक तो थे फ्रेंचिस कैरन, उन्होंने सूरत बनाई, और एक मरकारा एक पर्शियन थे, उन्होंने अनदर फ्रेंच फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में 1669 में। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट फ्रॉम अ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से पेटेंट लेते हैं, और 1673 में द फ्रेंच ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम शेष्टा खान, मुगल सूबेदार थे जो बंगाल के, टू स्टैब्लिश अ टाउनशिप एट चांदरनगर और नियर कलकत्ता। चांदरनगर के पास भी ये लोग अपनी टाउनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पौंडीचेरी इनकी नर्व सेंटर बनेगी फ्रेंच पावर की इंडिया के अंदर। तो क्या होता है कि 1673 में शेर खान लोडी जो थे गवर्नर थे वेलिकोंडापुरम के। शेर खान लोडी जो थे गवर्नर थे वेलिकोंडापुरम, ये एक बीजापुर सुल्तान के अंदर एक जगह है। उन्होंने फ्रेंकोइज मार्टिन को डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम फैक्ट्री, जो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री है उसके डायरेक्टर को एक साइट दे दी, मतलब एक साइट है सेटलमेंट की, वो दे दी। पौंडीचेरी जो है उन्होंने का फाउंड किया 1674 में, 1664 में है, 10 साल के अंदर उन्होंने पौंडीचेरी फाउंड कर लिया। इन द सेम ईयर फ्रेंकोइज मार्टिन रिप्लेस्ड कैरोन एज द फ्रेंच गवर्नर, और उन्होंने कैरोन था जिसने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई अपनी सूरत में, और फ्रेंकोइज मार्टिन ने इसको हटा के अपने आप को फ्रेंच गवर्नर भी
बना लिया। तो फ्रेंच कंपनी स्टैब्लिश्ड फैक्ट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, पर्टिकुलर इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, जैसे कि माहे, कराईकल, बालासुर, कसीम बाजार आर फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थी ये सब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ पौंडीचेरी इन 1674, फ्रेंकोइज मार्टिन डेवलप इट एज अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। जैसे उन्होंने चार्ज लिया पौंडीचेरी का 1674 में, फ्रेंकोइज मार्टिन जो है उन्होंने डेवलप किया एक प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। इट वाज इंडीड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ये फ्रेंच इंडिया का। हल्दी सेटबैक्स, ये तो कैसे कैसे उन्होंने कंसोलिडेशन किया वो हो गया। अब कुछ कुछ सेटबैक्स लगेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या थे? तो फ्रेंच पोजीशन जो थी ना वो इंडिया में बहुत ही बैडली इफेक्ट की गई जैसे ही वॉर हुई डच और फ्रेंच के बीच में। तो bolstered by their alliance with the English since the revolution of 1688, डच ने क्या किया, पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया 1693 के अंदर। Although the Treaty of Repsi concluded in सितंबर, पहले ही पर ये ट्रीटी साइन हुई रिस्विक सितंबर 1697 में, रिस्टोर्ड पौंडीचेरी, उन्होंने फिर से फ्रेंच को पौंडीचेरी उनकी वापस कर ली। डच garrison held on to its for 4 years once again under Francois Martin able guidance, पौंडीचेरी फ्लरिश्ड, पौंडीचेरी फिर से फ्लरिश्ड होती है, turned out to be most important settlement of the French in India। हमें पता ही है पौंडीचेरी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था फ्रेंच का। अगेन देयर वाज अ बैड टर्न इन द फॉर्चून्स ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया व्हेन द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप। Consequent to this, they had to abandon their factories at Surat, Masulipatam and Bantam in the early 18th century। उन्होंने काफ़ी जगह अपनी फैक्ट्रीज बनाई, सूरत में बनाई, मसूलीपट्टनम में, बंटम में। और द फ्रेंच इन इंडिया इज अनदर सेटबैक व्हेन फ्रेंकोइज मॉडर्न, मतलब जैसे स्पेनिश सक्सेशन हुआ ना यूरोप के अंदर, तो उनको उनकी जो फैक्ट्रीज थी सूरत पे, मसूलीपट्टनम में, बंटम में, वो सब उनसे ले ली गई ये इंग्लिश के द्वारा। क्योंकि इसमें कौन जीतता है स्पेनिश सेक्शन में, हमें देखा था हमने कि ब्रिटेन के लोग जीत जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रेंच इन इंडिया को एक तो तब सेटबैक मिला जब इनको स्पेनिश सक्सेशन में ये हार गए, और उसके बाद में या मतलब ब्रोक आउट हुई वहाँ पे वॉर जब स्टार्ट हो गई। और एक जब फ्रेंकोइज मार्टिन की जब डेथ हो जाती है 1706 में, तब इनको फिर सेटबैक मिलेगा, क्योंकि इनकी पावर ऑलमोस्ट इससे क्या होगी, डिक्लाइन होगी फिर से। लेकिन फ्रेंकोइज मार्टिन की तो डेथ हो गई, बट फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होगा फ्रेंच कंपनी का। तो 1720 में क्या होता है, फ्रेंच कंपनी को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ परपेचुअल कंपनीज ऑफ इंडीज, परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज की विच रिवाइव्ड हिज स्ट्रेंथ। दिस वाज further enhanced by stewardship of two active and wise governors। और इसको कौन करता है, दो गवर्नर्स आते हैं, लीनियर और डुमस, इस पीरियड 1720 एंड 1740 पीरियड के अंदर। फर्दर द फ्रेंच इंडिया वाज बैक्ड बाय फ्रेंच पोजीशन ऑफ मॉरिशस एंड रीयूनियन इन द सदर्न इंडियन ओशियन। अब ये तो था कैसे कैसे उन्होंने किया। अब मेन चैलेंज आएगा जैसे ही वो अपनी पावर को फिर से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश। तो कैसे इंग्लिश और ब्रिटेन, इंग्लिश कैसे उनको फ्रेंच को भी हटा के सुपीरियर बनती है, उसको हम देखेंगे अभी एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या जिनको हम कार्नेटिक वॉर्स भी बोलते हैं। सो अभी स्टार्ट होंगी एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। तो राइवलरी का बैकग्राउंड क्या है कि दो द इंग्लिश एंड फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, दोनों ही आए कि वही ट्रेडिंग करनी है। दे वर अल्टीमेटली ड्रोन इनटू पॉलिटिक्स, बट कैसे न कैसे पॉलिटिक्स में आ गए इंडिया के। बोथ हैड विजन ऑफ स्टैब्लिशिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, both had vision of establishing political power over the region. The Anglo-French rivalry in India reflected the traditional rivalry of England and French throughout their histories. It began with the outbreak of Austrian War of Succession and ended with the conclusion of 7 Years' War। तो ये स्टार्ट होता है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जैसे आउटब्रेक होती है तब, और उसके एंड होता है उसके कंक्लूजन के साथ। तो स्पेसिफिकली इन इंडिया द राइवलरी इन द फॉर्म ऑफ 3 कार्नेटिक वॉर्स, राइवलरी हो जो होगी वो 3 कार्नेटिक वॉर्स के टाइप में होगी। डिसाइडेड वंस फॉर ऑल दैट इंग्लिश हैड नॉट द फ्रेंच वर टू बिकम मास्टर्स ऑफ इंडिया। तो 1740 में क्या होता है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन सदर्न इंडिया वाज अनसर्टेन, बहुत ही अजीब सी वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन थी साउथ इंडिया में, और बहुत ही कंफ्यूज थी। तो निज़ाम असफ जाह जो थे वो हैदराबाद
old and fully engaged in battling the Marathas in the Western Deccan. While his subordinate जो हमारे हैदराबाद था वो मराठास के साथ बैटल ही करता रहता था वेस्टर्न डेक्कन में. While his subordinates were speculating upon the consequences of his death. और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये मर जाएगा उसके बाद कौन होगा ऐसे करते रहते थे. तो साउथ ऑफ हिज किंगडम lay the Coromandel coast without any strong ruler to maintain a balance of power. Instead, there were a remnant of old Vijayanagar Empire interior, Mysore, Cochin, and Travancore of Malabar coast. And the east, the small states of मदुराई थे, तांजोर थे, त्रिचुपल्ली, ये सब वहाँ पे आसपास की जगह होती थी. तो डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद वाज अ सिग्नल फॉर द एंड ऑफ मुस्लिम एक्सपेंशन. और नीचे एक या तो ऊपर मुगल्स थे या नीचे हैदराबाद में मुगल्स थे. तो अगर हैदराबाद का भी डिक्लाइन हो जाएगा, जहाँ पे कौन थे, निज़ाम असफ जहाँ थे, तो अगर वहाँ से भी हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ मुगल एक्सपेंशन एकदम से ख़त्म ही हो गया. तो एंड द इंग्लिश एडवेंचर गोट देयर प्लान्स रेडी. ऑल्सो देयर वाज अ मराठा किंगडम जो तांजोर में थे, प्रोवाइडिंग द पेशवा और पूना एन एक्सक्यूज ऑफ इंटरफेरेंस व्हेनेवर ही प्लीज्ड. वो बोलते थे पूना के पेशवास को कि जैसे ही मौका मिले हम इंटरफेरेंस अपनी चालू कर देंगे. तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है. इसमें ये होता है कि कर्नाटिक वॉज नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरामंडल कोस्ट. वो बोल नहीं पाते थे कोरामंडल कोस्ट पूरा, तो उन्होंने कर्नाटिक को उसका नाम दिया कोरामंडल कोस्ट. तो इसके अंदर वो लोग कोरामंडल कोस्ट बोलते थे. जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो किसका एक्सटेंशन था, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है वो वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उसकी वजह से उनमें ऑलरेडी वहाँ पे लड़ाई चल रही थी और इसके चलते वो यहाँ पे भी लड़ने लग गए. Immediate cause, although French, conscious of its relatively weaker position in India, did not favor an extension of hostilities to India. English Navy under और इंग्लिश नेवी किसके अंडर थी, बर्नेट के अंदर. उन्होंने कुछ फ्रेंच शिप को मतलब सीज करा जिससे कि फ्रेंच वहाँ पे भड़के. तो फ्रांस रिटेलिएटेड बाय सीजिंग मद्रास. उन्होंने मद्रास को सीज कर लिया 1747 में विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशियस. द आइसल ऑफ फ्रांस अंडर एडमायरल ला बॉर्डोनियस, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस जो थे, दस बिगन द फर्स्ट. और वहाँ पे मॉरिशस से ये वॉर स्टार्ट होगी, जहाँ पे मॉरिशस के जो गवर्नर थे उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट करी कर्नाटिक वॉर को. और रिजल्ट जो था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का वो एंड हुआ एक ट्रीटी से, जो कि ऑलरेडी वहीं पे जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन थी उसकी ही एक ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल थी वो साइन हुई. उसके साथ साथ हमारी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी एंड होती है, ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू द कंक्लूजन. अदर टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, मद्रास जो थे उनको वापस दे दिया इंग्लिश को, और जो भी फ्रेंच के टेरिटरीज थी उनको भी जो भी नॉर्थ अमेरिका में वो भी उनको वापस कर दी गई. सिग्निफिकेंस क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का, तो फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम इन मद्रास फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेज एंड द फोर्सेज ऑफ अनवरुद्दीन. और ये बेसिकली जो ब्रिटिश साइड से कौन थे, अनवरुद्दीन थे, नवाब ऑफ कर्नाटिक. उन्होंने ये बैटल लड़ी टू होम द इंग्लिश अपील्ड फॉर हेल्प. और इंग्लिश ने बोला यार तुम लड़ लो ना यार मेरी तरफ से. तो अनवरुद्दीन जाके लड़ते हैं स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज. कैप्टन पैराडाइज के अंदर डिफीट कर देते हैं एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो होती है महफूज खान के अंदर एट सेंट थोम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अधियार. रिवर अधियार के ऊपर इनको हरा दिया जाता है. दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर यूरोपियंस इन इंडिया. इट रिवील दैट इवन अ स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी कुड इजीली डिफीट अ मच लार्जर इंडियन आर्मी. और यहीं से पता लगता है कि एक छोटी सी आर्मी भी बहुत बड़ी आर्मी को डिफीट कर सकते हैं. फर्दर दिस वॉर adequately brought out the importance of naval power in the Anglo-French conflict in the Deccan. Second Carnatic War जो है brought the background for the Second Carnatic War was rivalry in India. Dupleix जो था जो French governor था वो जो successfully led the French forces in the First Carnatic War sought to increase his power and already वहाँ पे वो first कर्नाटिक वॉर में ब्रिटेन को हरा चुका था. चाहे वो अनवरुद्दीन को ही हराया हो, एक तरह से वो ब्रिटेन की डिफीट थी. फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सदर्न इंडिया बाय इंटरफेयरिंग इन लोकल डायनेस्टी डिस्प्यूट टू डिफीट द इंग्लिश. इमीडिएट कॉज क्या था, द अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क असफ जहां, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ, एंड द रिलीज ऑफ चंदा साहिब द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली द नवाब ऑफ कर्नाटक. जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे बाय द मराठास इन द सेम ईयर. द सेसेशन ऑफ नसीर जंग द सन ऑफ निज़ाम was to the throne of Hyderabad was opposed by Muzaffar Jung, the grandson of Nizam, who led appeal to the throne
अब इसके अंदर कौन थे, दो लोग थे। असफ जाके मरने के बाद या तो नसीर जंग सक्सीड करेंगे या मुजफ्फर जंग। तो नसीर जंग के साइड कौन हो गए, ब्रिटेन वाले हो गए। मुजफ्फर जंग के साथ कौन हो गए, फ्रेंच वाले हो गए। ठीक है। एंड अपॉइंटेड हिम एज गवर्नर ऑफ हैदराबाद इन द कर्नाटक। द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवरुद्दीन एज अ नवाब वॉज रिसेंटेड बाय। और वही कर्नाटक में क्या चल रहा था कि अनवरुद्दीन जो थे, जिनको किसने हराया था, फ्रेंच ने हराया था। और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरह से वहाँ पे ना जो थ्रोन सक्सेशन है ना वो डिस्प्यूटेड चल रहा था। और उसके चलते ब्रिटिश और जो फ्रेंच है वो भी राइवलरीज में आए और एक दूसरे से लड़ने लगे। तो फ्रेंच ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को डेक्कन और कर्नाटक में। और वहीं पे इंग्लिश वालों ने किसको सपोर्ट किया, नसीर जंग और अनवरुद्दीन को। तो कोर्ट्स ऑफ वॉर ये था, कंबाइंड आर्मीज जो थी मुजफ्फर जंग की, चंदा साहिब की एंड फ्रेंच की, उन्होंने डिफीट किया और किल किया अनवरुद्दीन को बैटल ऑफ अंबर के ऊपर। पहले तो हारा था, फिर से हरा दिया इसको 1749 में। तो मुजफ्फर जंग बिकम द सूबेदार। मुजफ्फर जंग कौन है, जो फ्रेंच वाले साइड के लोग हैं वो जो भी है, मुजफ्फर जंग जो है वो डेक्कन का सूबेदार बन जाता है। और डुप्लेक्स जो है वो अपॉइंट हो जाता है गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरीज इन साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। कृष्णा के नीचे जितनी भी टेरिटरीज है उस सब के ऊपर कौन राज करेगा, डुप्लेक्स राज करेगा। अ फ्रेंच आर्मी अंडर बूसी वॉज स्टेशन एट हैदराबाद टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट। और पहले वैसे हैदराबाद में कौन जाने वाला था, नसीर, वो मुजफ्फर जंग जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फर जंग की जगह एक फ्रेंच आर्मी जो था, आर्मी जो थी बसी के अंदर, उसको हैदराबाद के ऊपर लगा दी गई, जिससे कि फ्रेंच इंटरेस्ट जो है वहाँ पे सक्सेसफुल होते रहे। एंड ऑल्सो सम एरियाज ऑन द उड़ीसा कोस्ट वर सीडेड टू द फ्रेंच। और उन सबको किसको सीड कर दिया गया, फ्रेंच को सीड कर दिया गया। हैविंग फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस टू मोहम्मद अली एंड तिरुचिरापल्ली रॉबर्ट क्लाइव। अब मोहम्मद अली वहाँ पे जो लोग थे जहाँ पे हैदराबाद के अंदर, तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जाते हैं इंग्लिश कंपनी की तरफ से और प्रपोजल भेजते हैं द गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास के ऊपर सॉन्डर्स। सॉन्डर्स को, मतलब जो गवर्नर होता है ना मद्रास के, उनको भेजते हैं कि मैं आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ अभी ये कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि सडनली आरकोट के ऊपर रेड कीजिए आप। तो जो कैपिटल थी ना कर्नाटक की, उसके ऊपर आप रेड कीजिए। और कर्नाटक में कौन बैठा है अभी, अभी इस वक्त चंदा साहिब बैठे हैं। और फ्रेंच में हैदराबाद के अंदर बसी आर्मी लेके बैठे हैं। तो जैसे ही आप आरकोट पे आएंगे ना, तो बचाने के लिए जो बसी वाली आर्मी है ना वो कहाँ पे आएगी, आरकोट पे बचाने आएगी। और इसी बीच हम वहाँ पे हैदराबाद पे हल्ला बोल देंगे। ही रीजन दैट इन सच एन इवेंट चंद्र साहिब वुड रश टू सेव हिज कैपिटल। चंद्र साहिब भागेंगे कि अपनी कैपिटल। तो दैट इन अगस्त 1751 विथ ओनली अ फोर्स ऑफ 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक कर लिया और कैप्चर करा आर्केट को। और एक्सपेक्टेड चंदा साहिब हेस्टेड टू हिज कैपिटल टेकिंग अ फोर्स ऑफ 400 मैन फ्रॉम त्रिचुपल्ली बट फेल्ड टू गेट बैक टू फोर्ट इवन after a siege of 53 days from 23 September to 14 September. Now Mysore, Tanjore and Maratha chief Murari Rao came to aid of Trijopalli and Lord Clive and of Robert Clive's stranger Lawrence. Trijopalli was first relieved of its siege, while General Law of France with Chanda Sahib remained cooped up in the island of Sri Rangam. और ये सब फ्रांस के जनरल और चंदा साहिब जो है वो जाके वहाँ पे छुप गए। दे वर फोर्स टू सरेंडर इन जून 15 व्हेन द मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड। और वहाँ पे किसको बिठा दिया गया, कर्नाटक में मोहम्मद अली को, और कर्नाटक और चंदा साहिब को एक्सपेल्ड किया गया और ब्रिटिश फॉलिंग टू इंटरफेयर। और इससे ये हुआ कि फ्रेंच की टेरिटरीज को ऑथोरिटीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इसकी वजह से उनको काफ़ी लॉसेस हुए, जिससे फिर क्या हुआ, डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। वो सेकंड कर्नाटिक वॉर के बाद ही बुला लिया गया था। और इस ये अभी स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा, लेकिन इस वॉर को हम बोलते हैं, इस ट्रीटी को हम जब साइन हुई थी जहाँ पे डुप्लेक्स को वापस बुलाने की मांग की गई थी, तो इसको बोला गया था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है। और इसकी जगह अब कौन आएगा, डुप्लेक्स की जगह लेली आएगा, लेली। तो इसी के साथ साथ इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, सेकंड जो हमारी कर्नाटिक वॉर हुआ उसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि इट वाज एविडेंट दैट द continence of Indian territory was no longer necessary for European success. Rather, Indian territory itself was becoming dependent on European
मतलब यहाँ पे वो क्या ही राज करेंगे, हम लोग उन पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे। जैसे हम देखेंगे बहादुर शाह है, वो हुमायूं जब आ रहे थे तब वो पोर्टुगीज की हेल्प लेने चले गए, तो ऐसे कर करके हम इन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए थे। तो मोहम्मद अली इन कर्नाटक एंड शालाबत जंग इन हैदराबाद जो है वो क्लाइंट रादर देन वो इनके क्लाइंट्स बन गए थे कि आओ हमारी हेल्प कर दो, आओ हमारी हेल्प कर दो। ठीक, तो मोहम्मद अली कौन आएगा कर्नाटक में, किसको मार के बना, और इसको चंदा साहब को मार के, और शलाबत जंग हैदराबाद के अंदर। थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होती है, जो कि बैकग्राउंड एक तरह से उसका ये रहता है कि 7 ईयर वॉर जो है वो स्टार्टेड हो चुकी थी। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो फिर से एक दूसरे के अपोजिट साइड आ गए। तो कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया इन 1758 द फ्रेंच आर्मी अंडर द काउंट डी लेली कैप्चर्ड द इंडियन इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगरम। नाउ द इंग्लिश बिकम ऑफेंसिव। इंग्लिश जो है वो बहुत ही ऑफेंसिव हो गए। एंड वो बात ये होती है कि काउंट द लीली है ना, उन्होंने कैप्चर कर लिया इंग्लिश फोर्ट्स को। ठीक है, और इंग्लिश जो है वो ऑफेंसिव हो गए इसी बात पे, और उनको काफ़ी लॉसेस भी हुए इस फ्रेंच की वजह से। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश होता है, तो डिसिसिव बैटल होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो कि इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं जनवरी 22 को 1760 में एट वांडी वॉश में, तमिलनाडु में। और जनरल ईयरकूट जो थे इंग्लिश साइड से, और जो फ्रेंच साइड से कौन थे, आर्थर दी लीली जो थे वो थे। और पौंडीचेरी जो थी वो लेली, मतलब हमें बता ही दिया। तो विद द लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे, फ्रेंच ने ये सब भी लूज कर लिया, जिंजी माहे। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू द इट्स लोएस्ट। और लेली आफ्टर बीइंग टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंदन, और उसके बाद में लेली को इंग्लैंड ले जाके और प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया। और वो फिर फ्रांस में जब लौटता है तब भी उसको इम्प्रिजन करके और मार दिया जाता है कि तुम ऐसा करते हो, हमारी नाक हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। और इसका रिजल्ट आता है कि थर्ड कर्नाटिक ऑफ वॉर जो है वो एक ट्रीटी से एंड होता है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। वहाँ पे जो 7 ईयर वॉर जो चल रही होती है वो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से ख़त्म होती है, वैसे ही यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच फैक्ट्रीज जो है उनको रीस्टोर कर दिया जाता है, और फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो एकदम ही डिसपेयर हो जाता है इस वॉर के बाद। Thereafter, French, like their Portuguese and Dutch counterpart in India, confined themselves to their small enclaves and to commerce. The English become the supreme European power. और इंग्लिश जो होती है वो एकदम सुप्रीम यूरोपियन पावर बन जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सिंस द डच हैज़ ऑलरेडी बीन डिफीटेड इन द, और डच जो है वो ऑलरेडी डिफीट हो जाते हैं बैटल ऑफ पिदारा के अंदर। तो इस तरह से डच भी ख़त्म, फ्रेंच भी ख़त्म, पोर्टुगीज़ भी ख़त्म, सब ख़त्म। और बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी हो जाती है। तो इससे मुगल्स का भी काफ़ी रोल, जो ये सूबेदार और ज़मींदार हैं इनके भी रोल काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। दैट बॉट अबाउट अल्टीमेट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, हाउएवर वन कैन क्वाइट इग्नोर द व्यू दैट द ट्रू turning point for control of the subcontinent was the victory of British forces over the English-French forces at the Vendée Wash। तो Vendée Wash से सब कुछ डिसाइड हो गया कि अब ये ही राजा हैं। Thus they were ready to take over the rule of entire country. Significantly, in the Battle of Vendée Wash, natives served in both the armies as sepoys. It make one thing irrespective of which side won, there was an inevitably about the fall of India to European invaders. There was a lack of sensitivity to geopolitics of the day, lack of, तो क्या क्या ऐसे कॉज थे जिससे इंग्लिश की सक्सेस हुई, फ्रेंच की सक्सेस नहीं हुई। तो इंग्लिश जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल था इनके ऊपर। और वहीं पे फ्रेंच जो है वो स्टेट कंसर्न थी, जो कि कंट्रोल की जाती थी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले रहता था। और इंग्लिश नेवी जो थी वो सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी से। ठीक है, और इंग्लिश के जो 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे और फ्रेंच का सिर्फ एक ही था, पौंडीचेरी। और फ्रेंच जो सबॉर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन, और उन्होंने किया तो सही लेकिन उनके पास पैसा नहीं था इतना। इन स्पाइट ऑफ इम्पेरेटिव मोटिव्स ब्रिटिश नेवर नेग्लेक्टेड देयर, और वो ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने में सोचते रहे लेकिन इन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी नहीं छोड़ा। तो दे ऑलवेज हैड अ फंड्स, उनके पास हमेशा पैसा रहा। और मेजर फैक्टर अगर हम इंग्लिश सक्सेस की बोलेंगे तो ये बोलेंगे तो
superiority of commanders in the British camp in comparison to the long leaders of English sides। बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे जैसे सर आयरकूट, लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव, ये लोग काफ़ी, और एक ही सिर्फ ओनली डुप्लेक्स ये था जो कि बहादुर नहीं था फ्रेंच के साइड में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न निकला। अब डेन्स जो थे वो इस्टेब्लिश, उन्होंने 1616 में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने कहाँ किया, ट्रंकबार तांजोर के पास में, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। द प्रिंसिपल जो सेटलमेंट था उनका सिरमपुर था कलकत्ता में। टेनिस फैक्ट्री विच वर इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम, और इनका कोई ट्रेड पर्पज भी नहीं था, बस इनका मिशनरी पर्पस था। तो बस आए और चले गए, ज़्यादा कोई इनका रोल था नहीं। वाई द इंग्लिश सुपरसीडेड अगेंस्ट, इंग्लिश ही क्यों उभर के आए, तो इसका मतलब है all the European nation who came as traded to India after sea route, England emerges the most powerful। तो उनकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी प्राइवेट थी, एक तो ये रीज़न हो गया। एक तो उनकी नेवल सुपीरियरिटी ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वहाँ पे बहुत ही अच्छे से चल रहा था, जो मतलब स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और 18 जो वहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ से काफ़ी रिनायसा वाला पीरियड आया, और मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन बहुत अच्छी थी। और वहाँ पे कोई भी रैंक किसी भी जानकार के हिसाब से नहीं, जो टैलेंटेड होता था उसको मिलता था। और वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, और इतनी कम्युनिटी और रिलीजन डोमिनेंस इतना वो करते नहीं थे, और डेब्ट मार्केट का बहुत यूज़ करते थे, जिससे उनका फंड्स है वो कभी भी उनका खाली नहीं हो, और उनको प्रॉपर पैसा मेंटेन उनका रहता रहे। तो ये हमारे इस चैप्टर के बारे में है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा हिंट मिलता रहे। इट्स अ बिग चैप्टर। फाइनली वी हैव एंडेड दिस चैप्टर सक्सेसफुली। एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। पोर्टुगीज़ हमने रिवाइज कर लिया था ये सारा यहाँ से, कि पोर्टुगीज़ ट्रेडिंग से वास्को डी गामा आते हैं, फिर यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्बक्यू, नीनो, कूना आते हैं। फिर उसके बाद में पोर्टुगीज़ स्टेट कैसे उभरता है, पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इंडिया के अंदर देखें, पोर्टुगीज़ जो थे वो कैसे अपना लूज़ कर देते हैं शाहजहाँ के टाइम पे, फिर हुगली के अंदर से भी मुमताज़ महल और डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ हो जाता है। ये सब चीज़ें पोर्टुगीज़ सिग्निफिकेंस हमने देख ली थी पोर्टुगीज़ की। फिर हम डच देखेंगे, डच में मेनली दो चीज़ें होगी, एक तो बैटल ऑफ हुगली हो गई, बैटल ऑफ अम्बुयाना होगी। अम्बुयाना के अंदर वो अम्बुयाना के अंदर क्या करेंगे, डच सेटलमेंट्स हम पहले देखेंगे, कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री सेटलमेंट्स है। फिर एंग्लो डच राइवलरी होगी अम्बुयाना के अंदर, इंग्लिश और 10 इंग्लिशमैन को 9 जापानीज को वो हरा देते हैं इंडोनेशिया में, तो इसलिए एक हो जाता है। और एक होती है इनकी बैटल ऑफ हुगली, जहाँ पे इनको एकदम से क्रश कर दिया जाता है। फिर इंग्लिश लोग आएंगे, इंग्लिश में जो है क्वीन सैटर इनको दे के भेजेगी। फिर ये अपने अपने पहले तो वेस्ट में अपना होल्ड बनाएंगे, साउथ में अपना होल्ड बनाएंगे, फिर ना बंगाल में, ईस्ट में बंगाल है तो बंगाल में अपना होल्ड बनाएंगे। फिर इनको काफ़ी ये जो है पहले जैसे ही हुगली के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे इनको उठा के फिर गंगा बेल्ट पे भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ से जॉब चढ़नौक जाते हैं और वो फिर सुता नदी के आसपास बोलते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। इसी बीच उनको वहाँ से फिर से 3,000 पर ईयर पे ट्रेड करने को अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जब फर्रुख शाह फरमान आता है तो उनको काफ़ी ईज़ मिलती है, गुजरात साइड, बंगाल साइड और हैदराबाद के साइड में उनको काफ़ी ईज़ मिलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंच कंपनीज आ जाती है, और मेनली इनकी पावर डिक्रीज हो रही होती है तो उनको एक कंपनी में बदल दिया जाता है। फिर इसी के साथ साथ में फ्रेंच आती है, तो फ्रेंच जो है उनके अपने सेंटर्स बनाती है मसूलीपट्टनम पे और यहाँ पे। और फिर ये जो पौंडीचेरी थी उनकी एकदम सेंटर बन जाता है कि जहाँ से ये सारा काम करेंगे। और फिर इनकी एक बार तो डच के साथ दिक्कत होती है, डच इनकी पौंडीचेरी को छीन लेते हैं, लेकिन फिर से इनके साथ ट्रीटी करके ये अपनी फिर से फ्रेंच जो है, और ये सब किसके अंडर होता है, फ्रेंकॉइज मार्टिन के अंदर होता है। फिर से फ्रेंच कंपनी जो अपनी रीऑर्गेनाइज करती है, और जैसे रीऑर्गेनाइज करती है तो वहाँ पे यूरोप के अंदर दो इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एक तो 7 ईयर्स वॉर हो जाता है और सक्सेशन वाला हो जाता है। सक्सेशन की वजह से इनके बीच में 3 कर्नाटिक्स वॉर होते हैं, और साथ ही साथ में साउथ के अंदर भी डिफाइन नहीं था कि कौन सक्सीड करेगा कौन हेयर होगा। तो इसके चक्कर में इन्होंने वहाँ के लोगों ने इनकी हेल्प की, और इस चक्कर में ये दो लोग भी लड़ पड़े। इस चक्कर में 3 जो है कर्नाटिक वॉर होती है।
तीन कर्नाटिक वॉर में फाइनली डिफीट हो जाती है, लैली को ले जाता है लंदन, और फिर वहाँ से डुप्लेक्स को भी सेकंड कर्नाटिक वॉर में बुला लेते हैं। इससे पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन हो जाता है। फिर ये बताया जाता है कि इसका रीज़न ये था कि वहाँ पे हमेशा ब्रिटेन ही क्यों आगे रहा, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए आगे रहा क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी थी हर तरीके से काफ़ी अच्छी थी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. We will start this chapter, next chapter in another video. And thank you. And we have completed one chapter. Okay, meet you in next video.